चलिए विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लोग आपके बीच में उपस्थित हैं और आपको हम बताए थे कि 10वीं वर्ग का जो चल रहा है उस पर ऑब्जेक्टिव पर हम लोग का कमांड होगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव जो है कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है जितना जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, है ना। तो इसमें हम लोग पहले बनाए थे पॉलिटिकल साइंस में बनाए थे, ज्योग्राफी में बनाए थे, है ना। अब एक दिन हिंदी में बनाए थे। आज हम लोग मौजूद हैं लेकर के हिस्ट्री का क्वेश्चन, और हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए हम अपने शिक्षक जो हमारे हैं मिंटू सर, उनसे हम कहे हैं कि आप इस पे जो है हिस्ट्री का अपना बनाइए। इस सर से जो है हिंदी का भी बनवाएंगे, है ना। कुछ और भी सब्जेक्ट होगा और सर को हम इसमें जोड़ेंगे और सब एक टीम मिल करके हम इस पर हम लोग काम करेंगे और कोशिश होगा कि बढ़िया से बढ़िया बेहतर रिजल्ट इस बार फिर हम लोग का विद्यालय का जाए। और फिर भी अगला साल फिर हम लोग प्रयास करेंगे 2025 में कि अगला बार यदि कोई हमारा इधर एरिया में टॉप करे तो वह मेरा विद्यालय करे, हमारा विद्यार्थी यहाँ से टॉप करे, है ना। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं और हम कहेंगे कि मिंटू सर के कि आप जो है ये हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है इसमें बच्चे भी इसमें साथ में बैठे हुए, क्लास 10वीं वर्ग के इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। लाइव नहीं ले सके, टावर का प्रॉब्लम था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इससे लाइव नहीं ले सके, है ना। और बच्चे आपका जो भी क्वेश्चन होगा, है ना, सर से आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप उधर से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। तो दे रहे हैं हम ये मिंटू सर हिस्ट्री जो है पढ़ाएंगे। दीजिए सर। कितना लगा दीजिए सर, पूरा करा दो 70। चलिए ठीक है, जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, आज इस पूरे चैप्टर का हमने बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं और हम आज सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पर आज हमने डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं। पहला मेरा सवाल यूरोप में राष्ट्रवाद का, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बच्चे, पहला ऑप्शन है तुर्की, बी है इटली, सी है इंग्लैंड और डी है फ्रांस। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तुर्की। क्या होगा? तुर्की होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है विक्टर एमेनुअल और डी है मुस्लिम। बच्चे, ये 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेजनी होगा, क्योंकि यंग यूरोप एक पुस्तक था। क्या था बच्चे? क्या था? पुस्तक था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली का स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, बी बिस्मार्क, सी काबूल, डी गैरिबाल्डी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेजनी। यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों को कौन स्थापना किया था बच्चे? मेजनी ने किया था। मेजनी, तुम लोग जानते हो कि मेजनी कहाँ के था बच्चे? मेजनी कहाँ के था? और इटली के एकीकरण करने का मेन अगर योगदान देखा जाए तो उसमें मेजनी का भी है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए इटली, बी है रोम, सी है स्पेन, डी है यूनान। बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यूनान होगा। क्या होगा? यूनान होगा। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है मेजनी, सी है काबूल, डी है क्या? गैरिबाल्डी।
तो बच्चे इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है, क्योंकि इटली के एकीकरण करने में मेजनी का बहुत बड़ा क्या रहा था? भूमिका रहा था। समझे? इन्होंने ही दो को अभी बताया पुस्तक यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप को कब स्थापना किया था? 1831। और यंग इटली को कब किया था? 1834। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से बच्चे? ऑप्शन नंबर ए लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी है फिलिप के क्या है हेटारिया, और डी है डैट। बच्चे मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी। कैसे कैसे होने लगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चे? तो कार्बोनरी की स्थापना ऑप्शन नंबर है 1810, बी है 1815, सी है 1830, डी है कितना? 1838। तो कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था बच्चे? 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, रोम, पेरिस, मॉस्को। ये क्वेश्चन कई बार आया है बिहार बोर्ड में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? और यूरोप महाद्वीप में दो ऐसा देश है, जैसे हंगरी है, इसके बाद वो पोलैंड है। ये यूरोप में सबसे डेवलप, जिसको विकसित कहा जाता है, तो यूरोप का डेवलप जो कंट्री है ये हंगरी और पोलैंड है। क्योंकि ये भले छोटा है, लेकिन यहाँ का बच्चे इतना ज़्यादा मतलब दिमाग का होते हैं कि बच्चे यहाँ का ट्रेन चलाते हैं। मतलब 10 साल 12 साल के यहाँ के जो बच्चे रहते हैं ना, वो ट्रेन को चलाते हैं। समझे? तो ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है? विकसित देश है। अगर बच्चे अगर कोई अगर काम को करे तो सीधी सी बात है वो देश क्या होगा? विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हंगरी की भाषा क्या थी बच्चे? हंगरी की भाषा क्या थी बच्चे? ऑप्शन ए इतावली, क्या इतावली है ना? तो हाँ इतावली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो बच्चे हंगरी की भाषा क्या है बच्चे? मैग्यार है। क्या है? मैग्यार। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये हालांकि ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर से आपको 2-4 ऑब्जेक्टिव जरूर देखने के लिए मिलेगा, केवल यूरोप में राष्ट्रवाद से। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी होगा। विलियम प्रथम कहाँ के शासक था बच्चे? विलियम प्रथम। ऑप्शन इटली का, पर्सा का, ऑस्ट्रिया का, यूनान का। तो बच्चे विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? पर्सा का था। समझे? अब पर्सा के तुम लोग के बारे में पर्सा के बारे में तुम लोग जानते हो कि पर्सा और ऑस्ट्रिया जो है ना, यही इटली की जर्मनी के एकीकरण का ये मुख्य क्या है? बाधा है। यही दो जो राज्य है ये कभी नहीं चाहता था कि मतलब ये क्या बोले जर्मनी क्या हो? एक हो। समझे? देखिए क्वेश्चन 13, मेटरनी कौन था? ऑप्शन ए है रूस का जार, बी है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी है फ्रांस के सम्राट, डी है पर्सा का चांसलर। बच्चे मेटरनी कौन था बताओ? मेटरनी ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसके बाद 14, वर्साय की संधि कब हुई थी बच्चे? ऑप्शन नंबर ए है 1918, 1919, 1920, 1923। तो याद रखिएगा वर्साय की संधि कब हुआ था बच्चे? 1919 में हुआ था। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्या हुआ? कब? इसके बाद कर दें। हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। लाइन कटने की वजह से थोड़ा सा में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। चलो हमने 14 प्रश्न कर लिए थे। देखिए 15वां प्रश्न क्या है? वार एंड पीस किसकी रचना है बच्चे? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी है लियो टॉल्स्टॉय, सी है न्यूटन, और डी है एंजल्स। बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी होगा लियो टॉल्स्टॉय होगा। क्या होगा बच्चे? लियो टॉल्स्टॉय। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, कि संगीतज्ञ था, कि कूटनीतिज्ञ था? तो बच्चे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बिस्मार्क क्या है? तो एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। क्या था बच्चे? जो जर्मनी के एकीकरण करने में इसका भी अहम भूमिका रहा था। अगर बिस्मार्क नहीं रहता तो एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था, क्योंकि इन्हीं का देन से मतलब जर्मनी के कुछ राज्य जो छोटे छोटे जो राज्य था अन्य देशों के क्या था? गुलाम था ना। जैसे डेनमार्क के कुछ पास था, कुछ किसके पास था? ऑस्ट्रिया अपने अधिपत्य में रख लेता। उन्होंने 3 वो युद्ध लड़ा था, सेडोन का, सेडवा का, समझे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, जर्मनी राज का निर्माण किसने किया था बच्चे? लुई 14वां, नेपोलियन बोनापार्ट, कि नेपोलियन तृतीय, कि बिस्मार्क? तो बच्चे जर्मन राज है ना, तो ये हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। क्यों ना लगा? नेपोलियन तृतीय होगा। क्या जर्मन राज? क्या? अच्छा, ये जर्मनी राज की निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किया था। चलो ये आंसर इसका गलत है। क्वेश्चन 18, रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था बच्चे? तो ये बिस्मार्क। याद रखिए, रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? बिस्मार्क किया था। कौन किया था? बिस्मार्क किया था। अगला क्वेश्चन, थोड़ा चलते हैं जल्दी जल्दी, समय काफी हो जाएगा। जालवेराइन एक संस्था से क्या थे बच्चे? हाँ, ते व्यापारी थी। क्या था? व्यापारी। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की बच्चे? ऑप्शन ए पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, कि क्या नेपल्स ने? तो बच्चे जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो ये पर्सा किया था। कौन किया था? ये पर्सा किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बच्चे? ये भी आपके क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बच्चे? नाविक है। क्या है? नाविक। इसका 2 नंबर जो में प्रश्न पूछता है कि गैरिबाल्डी के कार्य का उल्लेख करे, ये भी 2 नंबर का प्रश्न बनता है। हनोई समझौता कब हुआ था बच्चे? ये हनोई समझौता एक देखो चैप्टर 3 का है, जो हमने हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो पढ़ते हैं ना, उससे गलती से टाइप हो गया है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हाँ, हनोई समझौता कब हुआ था? हाँ, तो 1946 में हुआ था। एक और जिनेवा समझौता हुआ था ना 1954 में। तो याद रखिए, हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अगला है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था बच्चे? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1804 में। रुकिएगा, सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट, तुम लोग जानते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये जब यूरोप में देखिएगा, जब फ्रांस की क्रांति होता है, तो फ्रांस की क्रांति होने का मेन रीजन समझते हो, वहाँ का लुई 16वां था ना शासक, उसका जार की निरंकुशता था, क्योंकि ये लोगों को भलाई नहीं चाहता था, लोगों को शोषण करता था, समझे। तो माने अब शासक के प्रति लोग क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। तो वही फ्रांस की क्या हुआ? क्रांति हुआ। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना जब फ्रांसीसी में आया तो भाई शासक से क्या करेगा? आंदोलन करेगा ना। तो उसी में नेपोलियन संहिता देखिएगा। जब लुई 16वां मराया था ना, तो उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? नेपोलियन ही बैठा था। और नेपोलियन देखिएगा 1799 में फ्रांस का क्या बन गया था? शासक बन गया था। और लगभग देखिएगा इन्होंने 2-4 साल तक, कहने का मतलब है कि जब नेपोलियन फ्रांस के जब शासक बना, तो इसका तो भाई कुछ तो कानून और कुछ नियम होनी चाहिए। तो वही नियम और कानून बच्चे एक पुस्तक में दर्ज किया। वही पुस्तक का नाम था नेपोलियन संहिता। और ये कब पूरे फ्रांस में लागू किया था बच्चे? तो 1800 कब किया था? 4 में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में पड़ता है? तो सबको जानते हैं बच्चे, इजी सवाल है ये, हर कोई जानते हो कि यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टोरिया एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? मतलब ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आगे। काबूर कौन था बच्चे? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का राजा था कि जर्मनी का मंत्री था? तो बच्चे काउंट काबूर था ना, ये इटली के प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा
की गई थी। तो बच्चे याद रखिए ऑप्शन नंबर ए है क्या है, हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश की, बुर्बो वंश की, जारशाही। तो फ्रांस में किस शासक का बच्चे मतलब दोबारा स्थापना हुआ था? तब बुर्बो राजवंश का। कहो तो कैसे? लुई 16वां तो ही बुर्बो राजवंश का था, तो वो मराया। तो बीच में शासक कौन बना? नेपोलियन बना। हाँ नेपोलियन, कौन? नेपोलियन। इसके बाद जब ये मराया तो दोबारा फिर से बुर्बो राजवंश का एक शासक लुई कौन था? 17वां बना था। कौन बना था? तो बताओ पुनः स्थापना तो भाई किसका हुआ? बुर्बो वंश का ही हुआ दोबारा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बच्चे को सबको पता है फ्रांस में था। बुर्बो राजवंश के शासक किस देश में था बच्चे? फ्रांस में था। अगला इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? ये सबको जानते हो। अगला एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है आपके एग्जाम के लिए, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है बच्चे, या कौन है बच्चे? तो याद रखिए गैरिबाल्डी है। कौन है? गैरिबाल्डी। इसके बाद है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? बच्चे याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एकीकरण हो। मतलब इटली और जर्मनी का एकीकरण मतलब नहीं चाहता था। कौन? ऑस्ट्रिया। कौन नहीं चाहता था बच्चे? ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? ये देखिएगा फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत देखिएगा ये जर्मनी का मतलब एकीकरण हुआ। किसका एकीकरण हुआ बच्चे? जर्मनी का एकीकरण हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, सबको याद होगा जर्मनी में। कहाँ था? जर्मनी में। इसके बाद फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो बच्चे फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण हमने बताया कि वही लुई 16वां का जार की निरंकुशता था। मतलब वो कभी नहीं चाहता था कि लोगों को क्या हो, भलाई हो, वो हमेशा अपने भलाई चाहता था। इसलिए इस फ्यूचर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? निरंकुश शासन। यानी हमेशा लोगों को भलाई नहीं चाहता था, अपने आप भलाई चाहता था। जिसके चलते देखिएगा मतलब कि वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, मतलब जार के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, जिसे फ्रांस की क्या कहा जाता है? क्रांति कहा जाता है। वियना सम्मेलन बोला वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? बच्चे तुम लोगों को पता है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था बच्चे? तो ये था मेटरनिक था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। सबको याद है? बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अगर सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा 2 युद्ध हुआ था, और ये 2 युद्ध देखिएगा किसके नेतृत्व में किया गया था? ये देखो सबसे पहले देखिए, एक सेडोन का, एक सेडवा का। ये दोनों का जो युद्ध है ना, ये देखो सबसे पहला बात कि सेडवा का युद्ध ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पर्सा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? पर्से ना, ऑस्ट्रिया। तो भाई देखो ऑस्ट्रिया के खिलाफ तो लड़ा गया था, लेकिन किसके नेतृत्व में लड़ा था? पर्से ना। तो याद रखिएगा सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। पर्सा और फ्रांस के बीच। किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम? ये तो क्या कहा था बच्चे? मेटरनिक कहा था। ये सबको याद होगा, समझे? आगे क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल। याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो याद रखिएगा बिल्कुल आपको 100% याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। 5 है। कितना बच्चे? 5। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का? तो याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। क्या मारोगे? यूनान। बच्चों 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जल्दी क्वेश्चन करा रहे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा है, लगभग हमने 70 क्वेश्चन लिए हैं यूरोप के राष्ट्रवाद से। तो हमने सोच रहे हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, इसके चलते थोड़ा सा हमने जल्दी कर दे रहे हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था बच्चे? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा राइन संघ। याद रखिएगा किस संघ का बच्चे? राइन संघ। चलिए आगे 41 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये तो सबको जानते हो बच्चे, ये सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? ये लगभग 1870 में हुआ था। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 में। 1871 में ही अच्छा किसका? जर्मनी का एकीकरण हुआ। चलिए आगे, मरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था बच्चे? याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
क्या है, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था बच्चे? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। क्या होगा बच्चे? फ्रांस होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? याद रखिएगा, किसका हुआ था बच्चे? तुर्की का हुआ था। किसका हुआ था? तुर्की का। तुम लोग भी बोलिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था बच्चे? तो मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने किया था। अगला है, हाँ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था इंग्लैंड में। कब, कहाँ हुआ था बच्चे? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? हाँ, कौन युद्ध हुआ था? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। हाँ, बोला है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध, मतलब जो बीच मैंने युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था बच्चे? याद रखिएगा, सेडोन का युद्ध। क्या नाम था? सेडोन का युद्ध। हाँ, ये कब हुआ था? 1870 में हुआ था। और सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था। वो किसके बीच हुआ था बच्चे? पर्सा के बीच हुआ था। बहुत अच्छा। राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? हाँ, अवधारणा का जन्म क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये अवधारणा, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, किस घटना को माना जाता है बच्चे? पूर्ण जागरण को माना जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन को माना जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति की फ्रांस की क्रांति? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। ये सबको जानते हो, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनी किया था। किसने किया था? मेटरनी किया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? याद रखिएगा, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया बच्चे? ये किया था फ्रैंकलिन डी, क्या है, रूजवेल्ट। कौन किया था बच्चे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके बाद है आगे, सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का कि मिस्र का? तो बच्चे याद रखिएगा, सिकंदर कहाँ के निवासी था? चलिए, अगला क्वेश्चन है 53, फ्रांस में किस शासन वंश के पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन लगभग डबल हो गया। ये बुर्बो राजवंश का। किसका था बच्चे? बुर्बो राजवंश का। अगला है 54, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये 1870 में हुआ था। 1871 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन डबल हो गया। यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य और ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत माना जाता है? याद रखिएगा, यूनान को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चे? यूनान को माना जाता है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1820, 1821, 1822, 1823। कब हुआ था बच्चे? 1821। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्या हो गया बच्चे? मतलब डबल हो गया। ये भी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है डबल हो गया, समझे। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की दर्जा कब दिया गया था बच्चे? तो 1832 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1832 में दिया गया था। इसके बाद है, हाँ, इसके बाद है, हाँ, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी बच्चे? 1828, 1829, 1830, 1831। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1829 होगा, समझे। इसके बाद सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये सब तो आप लोग जानते हो, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। बहुत अच्छा। इसके बाद देखिएगा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो याद है, जर्मनी के एकीकरण में आम भूमिका था बिस्मार्क का, क्योंकि बिस्मार्क अगर नहीं रहता तो जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था, समझे। इसके बाद 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चे, ये कैसा हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। कैसा हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने, हाँ, इटली के एकीकरण में किसका योगदान रहा, मतलब सबसे अहम योगदान किसका था, तो बच्चे किसका था, तो मेदिनी, हाँ, एमेनुअल गैरिबाल्डी, देखिए मेदिनी और एमेनुअल गैरिबाल्डी की काउंट कापूर, इनमें से सभी, तो सभी का था। यानी इटली के एकीकरण में कहीं ना कहीं ये सभी का क्या था, भूमिका था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था, तो याद रखिए ब्रिटेन का था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था बच्चे, ब्रिटेन का था। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिच ऑस्ट्रिया का क्या था, तो ये चांसलर था, क्या था, चांसलर था। इसके बाद है, इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं बच्चे, इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं, नेपोलियन, मेटरनिच, चार्ल्स 10वां की लुई, तो बच्चे नेपोलियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। अगला है, पोलैंड की क्रांति कब हुआ था, तो ये लगभग 1830 में हुआ था। कब हुआ था, 1830 में हुआ था। अगला है, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ, 1800 कब हो गया था, 48 में। अब तुम लोग बताओ कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है, अगला 71 नंबर क्वेश्चन है कि 1829 के एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था, तो ये हुआ था तुर्की के साथ। ये किसके साथ हुआ था, तुर्की के साथ हुआ था। इसके बाद है, वियना किस देश की राजधानी है, तो ये तो ऑस्ट्रिया का। वियना किस देश का है बच्चे, ऑस्ट्रिया। इसके बाद है 75 वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो बच्चे ये कौन था, ये मेटरनिक था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, मेटरनिक था। अगला क्वेश्चन है, काउंट कापूर की मृत्यु किस वर्ष हुआ था बच्चे, एक कब हुआ था, 1862। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था बच्चे, यूनान को कब, 1832 में किया गया था। कब किया गया था। अगला है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, ये तो सबको याद हो बच्चे, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस के था। कहाँ के था, फ्रांस के। चलिए आज का हमारा यह तक आपका क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही फेमस है। अगर आप हर चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव इस तरह से अगर कंप्लीट अगर कर लेते हो तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि अगला बार हमने चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए।